over to indirect tax point of view, we have many such changes which are effectively have a retrospective impact, and also they have a certain provisions which have a prospective effect. So समझते हैं कि कौन से changes retrospective impact में हैं और कौन से changes prospective effect में हैं. So सबसे पहला change जो under the this provision which is on the side of section 16 प्रोविजन में जो सबसे पहला इम्पैक्ट आता है वो है कि ऑन द साइड ऑफ 2017-18 टू 2020-21 में एक इंसर्शन हुई सब सेक्शंस की, जहाँ पे 5 और 6 सब सेक्शन इंसर्ट किए गए, और इस सब सेक्शन को इंसर्ट करने में उसके पास ये बेनिफिट आया कि जो लोगों के इनपुट टैक्स क्रेडिट उस दौरान में 17-18 से और 21 तक, तो हर साल के लेने के लिए लॉ ने सेक्शन 16 में एक टाइम प्रिस्क्राइब किया था, जो टाइम पीरियड होता था 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड विच वाज इफेक्टिवली सितंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर. सो अगर 17-18 की बात करें तो इफेक्टिवली सितंबर 2018 वाज द टेक्निकली टाइम पीरियड. उसमें कुछ एक्सटेंशन आया. उस टाइम पीरियड के बाद अगर किसी ने कोई क्रेडिट लिया तो उसके ऊपर डिपार्टमेंट ने हमेशा डिमांड निकाल रखी थी. ऑन मल्टीपल साइड उसके ऊपर ऐसे ऐसी चैलेंज करता था कि वाई क्रेडिट इज नॉट अलाउड. एंड इनफैक्ट कुछ डिपार्टमेंट ने ये भी डिमांड निकाली हुई थी कि आपने रिसिपेंट ने तो क्रेडिट टाइमली लिया, बट उसके सप्लायर ने जो टैक्स की रिटर्न फाइल करी वो बाद में फाइल करी आफ्टर दैट टाइम पीरियड. सो अज्यूमिंगली 17-18 का टाइम पीरियड है, तो उसके सप्लायर ने रिटर्न फाइल करी इन द मंथ ऑफ लेट्स सपोज जनवरी 2021 में, और उसने अपना टाइम पीरियड क्रेडिट में लिया था, तो डिपार्टमेंट ये सब क्रेडिट्स को चैलेंज करता था. तो ऑन दैट साइड द गवर्नमेंट हैज गिवन अ बिग रिलैक्सेशन बाय वे ऑफ प्रपोज्ड अमेंडमेंट विच इज दैट कि 17-18 से 20-21 तक का जो टाइम पीरियड है फॉर दोज फाइनेंशियल ईयर्स, now the time period to avail credit has been extended till November 21. तो ये जो अमेंडमेंट है ये रेट्रोस्पेक्टिव है, पास पीरियड की एप्लीकेबल होगी, 2017 से लागू होगी. सो दिस हैज अ इम्पैक्ट. अब आपका सवाल यहाँ पे आना चाहिए कि अब नवंबर 2021 का टाइम पीरियड तो निकल चुका है, मैं 2024 के टाइम पीरियड में 21 का टाइम पीरियड क्यों डिस्कस कर रहा हूँ. तो फ्रॉम दैट पॉइंट द आंसर टू इज कि आज अगर आपको उस पीरियड में डिमांड निकली हुई है और आपको इशू रेज्ड है एंड यू हैव नॉट कंक्लूडेड, सो नाउ दिस इज अ गुड अमेंडमेंट व्हिच विल गिव यू अ बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ द डिमांड. ऑन द नेक्स्ट साइड जो बेनिफिट स्टेटस है विच इज ऑन द साइड ऑफ सेक्शन 73 एंड 74. तो सेक्शन 73 और 74 समझते हैं क्या था और क्या अमेंडमेंट आई. तो सेक्शन 73 और 74 में एक टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब था कि कब तक डिपार्टमेंट किसी पीरियड ऑफ एसएससी के ऊपर डिमांड रेज कर सकता है. तो 73 सेक्शन जो था वो ये बोलता था कि अगर आप अदर देन फ्रॉड आपने कोई शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स किया या आपने कोई रिफंड एक्सेसिवली ले लिया तो उसके ऊपर टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब था. सिमिलरली ऑन द साइड ऑफ सेक्शन 74 वो फ्रॉड्स के लिए डिफाइंड पीरियड था, जहां पे आप कभी कोई फ्रॉड पे करते थे और शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स होता था तो टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब था विच वाज एक्सटेंडेड ऑफ 5 years, और ये सब डेट डिफाइन होती थी फ्रॉम द एनुअल रिटर्न. नाउ द गवर्नमेंट हैज कम अप in terms of the proposed amendment wherein they have introduced section 74A for the first time, and this 74A is being introduced from 2024-25. तो 24-25 से आपके ऊपर कोई 73 और 74 टाइम पीरियड नहीं है. जो बहुत बड़ी लड़ाई होती थी कि ये इंटेंशनल फ्रॉड है या ये शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स अदर देन फ्रॉड है, वो सब मुद्दे एक लेवल पे खत्म होके एक कॉमन टाइम पीरियड डिसाइड किया गया. उस कॉमन टाइम पीरियड के हिसाब से 42 मंथ्स में आप डिपार्टमेंट को अब नोटिस रेज करना है फॉर एनी फिस्कल ईयर. तो अगर 2024-25 की बात की जाए तो 2024-25 का एनुअल रिटर्न का टाइम पीरियड 2025 दिसंबर है. तो उससे 42 मंथ्स तक डिपार्टमेंट नोटिस रेज कर सकता है, और उस पे अगर उसका फ्रॉड का सेक्शन लगा है
तो उस पर पेनल्टी लगेगी 100% ऑफ द टैक्स, और अगर फ्रॉड नहीं लगा है तो 10% ऑफ द टैक्स. तो इफेक्टिवली दिस इज अ हाइब्रिड ऑफ सेक्शन 73 एंड 74 विद अ कॉमन टाइम पीरियड. हाँ, इसमें टाइम पीरियड जो 3 साल के लिए था पहले, उस टाइम पीरियड को बढ़ा दिया गया है. सो अफेक्टिवली फॉर अ नॉर्मल बिजनेसमैन जिसके लिए एक असर्टेन डिमांड उस टाइम पीरियड के बाद खत्म हो जाती थी, आज उसका रिस्क एक्सपोजर टाइम पीरियड बढ़ गया है. So this is going to impact specifically for those which were under the normal period of limitation. इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं the third amendment which has come on the side of section 128A, जहां पर एक टाइम पीरियड स्पेसिफिकली 73 और 74 का जो अमेंडमेंट आया है, उस टाइम पीरियड पे डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि आपका जो प्रपोजल टाइम पीरियड 74 के अंदर आया है, इफेक्टिवली वो टाइम पीरियड 73 74 में तभी लगेगा जब आपके पास में द टाइम पीरियड विच इज 74. So if you'll read, the section proposes to provide conditional waiver of interest and penalty for the demand notices under 73 for 1718, 1819 and 1920. तो 128A के प्रोविजन की मदद से अगर आपको कोई 73 की डिमांड है और आप उसका टैक्स पे करना चाहते हैं, तो यू विल गेट अ बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी वेवर फॉर दोस्त. तो in that scenario it is a benefit scenario for the assessees to avail and assess कि क्या उनको टैक्स पेमेंट करना है या नहीं करना है. Then the fourth amendment which has been proposed is on section 70 which is power to issue summon. Power to issue summon आज के टाइम पे DGGI या एंटी-इवेजन टीम are very much famous for issuing summon notice to the assessee asking for in-person statement for giving documents or oral statements on to the officers. एंड उस सिचुएशन में एक असेसीज का हमेशा सवाल आता था कि क्या मुझे कंसल्टेंट को ले जाने की पावर है, क्या कंसल्टेंट मेरे बिहाफ पे जा सकता है. सो सेक्शन 70 के अंदर इट वाज नॉट प्रिस्क्राइब्ड बिकॉज द लैंग्वेज विच वाज यूज्ड इन टर्म्स ऑफ इन पर्सन. And then now the proposed amendment which has been introduced in section 70, wherein it has been said all persons summoned under subsection 1 shall be bound to attend either in person or by authorized representative. So or by authorized representative is a welcome change which is more in align to the case laws which the authorized representative were using, and also giving a clarity to the assessee जो खुद जाके प्रेजेंट नहीं कर पाते थे, और देन दे वर हैविंग ऑलवेज अ चैलेंज डिपार्टमेंट को कि आप तो असेसी को साथ लेके आए. सो दिस इज समथिंग विच इज अ वेलकम अमेंडमेंट विच वी आर लुकिंग एट इन अलाइनमेंट विद द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. एंड देन फ्रॉम द 73 एंड 74 अ सिमिलर अमेंडमेंट हैज बीन प्लेस्ड विच सेड दैट जो भी ये डिमांड 73 या 74 में लगेंगी अप टू 23 एंड 24 तक लागू है. 24 onwards it will be under 74A. So 23 and 24. So we are getting questions. Yeah, I will take. And then from section 75, wherein it is being said, so 75 which is general provision relating to determination of tax. So in this subsection 2A is being inserted in 75. So as to provide the redetermination of penalty demand notices invoking penalty. So 74 के अंदर 75 सेक्शन में so जो सबसेक्शन 2A इंसर्ट हुआ है, इट इज अलाइनमेंट विद व्हाट वी डिस्कस इन 74A, जो नया प्रोविजन है, जहां पे बोला गया है कि अगर आपके ऊपर किसी भी अपील मैकेनिज्म में ये डिफाइन हो जाता है कि पेनल्टी आपका फ्रॉड का सेक्शन नहीं है, तो आपके ऊपर 100% ऑफ द टैक्स की पेनल्टी नहीं लगेगी, बट यू कैनॉट go away from the 10% of the tax amount as a penalty. So you will still be eligible, be leviable on the penalty side for the 10% of the tax. And then talking about from the section 11A is being inserted to empower the government to regularize non-levy or short levy of central
due to any general practice prevalent in the industry, similar powers being proposed under section. So it's more from the department point of view. And then from the ninth, which is section 13, time of supply of services, रिवर्स चार्ज में एक टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब था सेक्शन 13 में कि कब आपको लायबिलिटी पे ऑफ करनी है अंडर द रिवर्स चार्ज, जिसमें सबसे पहला सेक्शन बोलता था पेमेंट, जब आप पेमेंट कर दें। दूसरा बोलता था डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द 60 डे फ्रॉम whenever in lieu any document. So if you see the screen, the date immediately following 60 day from the date of issue of invoice or any other document by whatever name called in lieu thereof by the supplier. तो हमारे नाइन्थ वाले पॉइंट पे जो by the supplier word है, now that has been deleted, and then in respect of that, by the supplier in case where the invoice is required to be issued by the supplier, and also in C point has been inserted जहां पे recipient को document raise करना है, reverse charge में invoice raise करना है, तो 60 days will be counted from that issuance of the invoice by the recipient. So that is more in alignment with the practice जो हो रहा था, उसके बेसिस पे अब रिवर्स चार्ज में आपकी लाइबिलिटी, अगर आपको इन्वॉइस रेज करना है तो डेट ऑफ इशू ऑफ इन्वॉइस या पेमेंट, अगर आपने पेमेंट नहीं किया और आपने इन्वॉइस आपने इशू करना है, तो अगर आप इन्वॉइस इशू कर रहे हैं उस दिन से आपकी लाइबिलिटी ट्रिगर हो जाएगी। द 10th पॉइंट इज मोर इन द साइड ऑफ कि अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है एंड यू आर सपोज टू फर्निश योर रिटर्न, इररिस्पेक्टिव आपका डिडक्शन उस पीरियड में है या नहीं है, आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। एक 54 सेक्शन में अमेंडमेंट है विच इज ऑन द रिफंड साइड। रिफंड साइड में एक पॉइंट था जहां पे कोई एक्सपोर्टर अगर किसी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता था और वो जीएसटी पे करता था, क्योंकि कस्टम्स में उसमें जीएसटी पेमेंट लिखा है, सो देयर वाज अ सर्टेन प्रोडक्ट्स व्हिच आर wherein a duty has to be paid on the customs law for the export duty. तो in that export duty certain points में ये आता था कि आपको रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, और कुछ लोग रिफंड ले रहे थे क्योंकि इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपार्टमेंट ने डिसअलाउ किया हुआ था कि क्रेडिट के ऊपर रिफंड नहीं मिलेगा। तो कोई भी एक्सपोर्ट पे आपको दो तरीके से रिफंड मिलता था, एक एलयूटी में अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट का, और विद पेमेंट ऑफ टैक्स में आपको पेमेंट ऑफ ड्यूटी का। तो अनयूटिलाइज का क्रेडिट पे तो ऑलरेडी 54 में बार था, अब उन्होंने उसी बैलेंस पे जो आईजीएसटी पे होगा उसके ऊपर भी डिसअलाउंस कर दिया कि यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अ रिफंड सिनेरियो। सो दैट इज मोर ऑन द साइड ऑफ अमेंडमेंट्स फ्रॉम द जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू। आई विल बी हैप्पी टू टेक क्वेश्चंस from the audience, that what are the audience, and I can see the questions from my screen. What will be the impact on demand from now? Will there be a difference in fraud and non-fraud demands? So yes, definitely on the fraud cases the penalty will be different, which is 100% of the tax amount as a penalty. For the cases wherein other than fraud the penalty amount is 10% of the tax. So आज जो fraud और other than fraud की सिर्फ issue होगा, which is onus to proof is always on the department side, wherein the department has to prove कि ये fraud है और ये fraud नहीं है. In those cases the demand difference will be of the penalty, but now time period for the demand has been abolished. अब common time period है तो demand on the side will not be on the time period, only on the penalty amount के ऊपर ये मुद्दा रहेगा. The second question will be is this applicable on present demand as well? So ये period of demand is from 2024-25 onwards up to 2023. This will be covered under this provision. And then what will happen if the export duty was not there when I exported, but the same has been implemented now? So if I have exported and not paid, then there is no point of refunds. Can ITC for 1920 be claimed today after section 16 amendment? So the time period for availment of section 16 is not 30th of November 2024. They have said to 30th November 2021. That is why we said it is a retrospective amendment. But today इसका बेनिफिट उन दो सब केसेस के लिए है जहां पे आप अपील में हैं
क्योंकि 17, 18, 18, 19, 19, 20 का सेक्शन 73 का टाइम पीरियड निकल चुका है, तो आपकी डिमांड आ गई है और आप अपील में या एजुडिकेशन में ऑलरेडी हैं या आगे जा चुके हैं, तो नाउ यू कैन प्रोसीड एंड सी द एनालिसिस कि आपको डिमांड को एनालाइज करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट. So do not just pay and accept the demand. You need to wait for this amendment provision to get notified. Thanks everyone. Thanks everyone, and then I'm happy to take any questions, even post our session by you can send your emails at the rate of info@Kritam Advisory, and also I'll be happy to take any discussions on the calls as well. Please reach out to us. We'll be happy to give our guidance. Thanks.